Namaskar दोस्तों, welcome back. So today we are going to learn about the genomics. The term genomics नया टर्म है. अभी के पहले के सिलेबस के अंदर वो genomics ऐसा कुछ टर्म नहीं था. So genomics means क्या है? टर्म का मतलब क्या निकलता है? तो देखते हैं. So आपको पता है जीन. जीन it is a particular segment of DNA. DNA का एक particular टुकड़ा जिसे बोलते हैं जीन. जीन से बनता है डीएनए. पर्टिकुलर जीन के सीक्वेंस से मल्टीपल जीन्स मिलकर बनता है डीएनए. उसके अंदर थोड़ा जंक डीएनए जंक पार्ट भी आता है जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट का रोल प्ले करता है. सो इससे बनता है डीएनए. डीएनए को दूसरा नाम है जीनोम. डीएनए को दूसरा नाम है जीनोम. मतलब कि जीन से बना हुआ उसे बोलते हैं जीनोम. मल्टीपल जीन्स जब एक साथ मिलते हैं तो उसे बोलते हैं जीनोम. सो जीनोम का स्टडी इज जीनोमिक्स. इजी है. जीनोम का स्टडी मींस जीनोमिक्स. बेसिकली इसके अंदर और जेनेटिक्स के अंदर डिफरेंस क्या है? मतलब एंटायर जेनेटिक्स और जीनोमिक्स अलग अलग क्यों होते हैं? वर्ड तो ऑलमोस्ट सेम लगते हैं जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, बट जेनेटिक्स के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर से लेके बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज और बाकी वर्किंग के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है. और जीनोमिक्स के अंदर जीन का रेगुलेशन, जीन का स्ट्रक्चर, जीन का वर्किंग एंड जीन का कैरेक्टर के अंदर कैसे तब्दील होना उसके ऊपर पूरा स्टडी डिपेंड रहता है. कि जीनोमिक्स के अंदर स्टडी होता है जीन्स का, स्पेसिफिक जीन्स का. जीन और उसके द्वारा जो आते हैं कैरेक्टर उसके अकॉर्डिंग. सो जीनोमिक्स के अंदर एंटायर जीनोम को, एंटायर डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है. सीक्वेंस मींस व्हाट अपन बोलते हैं कि ए टी जी सी, ये नाइट्रोजन बेस से एंटायर डीएनए बना है. नाइट्रोजन बेसेस के वो स्ट्रैंड है. तो एंटायर जीन को, एंटायर सीक्वेंस को रीड करना प्रॉपर्ली. उसमें सीक्वेंस क्या है, कौन सी जगह पे कौन सा नाइट्रोजन बेस और कौन सा ग्रुप होगा जीन का, वो पूरा का पूरा सीक्वेंस करना, जिसको बोलते हैं जीनोमिक्स. सो जीनोमिक्स के अंदर अलग अलग पार्ट आते हैं. जीनोमिक्स के अंदर बेसिकली उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स. स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स डायरेक्टली इसके वर्ड के अंदर ही है कि जीन का स्ट्रक्चर वो डीएनए के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से लोकेशन पे, कौन से लोकस पे वो प्रेजेंट है, वो जीन का स्ट्रक्चरल पार्ट. और उसके अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड्स है, कौन से न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन क्या है, उसे बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स. एंड सेकेंड वन इज फंक्शनल जीनोमिक्स, कि वो जीन के द्वारा कौन सा कैरेक्टर अपीयर होता है और अगर वो जीन को कुछ अफेक्ट हो जाए तो कैरेक्टर में क्या बदलाव आ सकते हैं, उसका स्टडी करना फंक्शनल जीनोमिक्स. तो इसका बेनिफिट क्या है? इतना जीन का सीक्वेंस जान के या फिर जीन का लोकेशन जान के हमें उसका बेनिफिट क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपग्रेडिंग अपकमिंग लाइन साइंस के स्ट्रीम में. सो जिसके अंदर जीन थेरेपी, आपने सुना होगा कि जीन थेरेपी थ्रू बहुत से जो डिसऑर्डर्स है जो कि अपने जन्म से ही अपने साथ आते हैं, जिसको कोई मेडिसिन या फिर इलाज नहीं है, तो उनको भी जीन थेरेपी से इजीली ठीक किया जा सकता है. उसी के साथ साथ नए नए मेडिसिन, जैसे नए नए वायरसेस आते हैं, नए नए इन्फेक्शंस आते हैं, तो उनके लिए नए नए मेडिसिन भी हम जीनोमिक्स से, जीन थेरेपी से रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं. हर एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि बैक्टीरिया, माउस, जो भी अपने आजू बाजू में अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उनका जीन सीक्वेंस, उनका जीनोमिक्स का स्टडी करके हम लोग उनके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं. नॉट फॉर ओनली रिसर्च बट फॉर आवर एप्लीकेशन बेस्ड. जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से मेडिसिन बनता है, तो वो मेडिसिन एक्चुअली जीन कौन सा जीन प्रोड्यूस कर रहा है, वो केमिकल कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है. सो इस तरह का स्टडीज भी जीनोमिक्स के अंदर होता है. इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली ऑन ऑर्गेनिजम्स. प्लांट का भी बहुत सारा स्टडीज इसके अंदर इंक्लूडेड होता है. जैसे नए नए क्रॉप प्रोडक्शन, नए नए प्लांट्स का, सीड्स का प्रोडक्शन, की जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर अपने को चाहिए वो आ सके, इसके लिए भी जीनोमिक्स का यूज होता है. एग्रीकल्चर फील्ड में जीनोमिक्स बहुत ही आगे बढ़ चुका है. अपने इधर जो भी अभी सीड्स आ रहे हैं वो सब हाइब्रिड सीड्स आते हैं, कि जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन अपने को मिल सकता है या फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं. एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोड्यूसिंग वाले काऊ, बफेलोज वगैरह, उसके साथ साथ चिकन, गोट, जिनका यूज भी अपने एग्रीकल्चर फील्ड में भी होता है. तो उनका भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं, मिल्क, एग्स, चिकन जैसे प्रोडक्ट्स को इनहांस करने के लिए, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए
उनके अंदर भी जीन का मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशन होता है और उसके कारण अपने को मैक्सिमम प्रोडक्ट गेन होता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट अपने को हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। तो जीनोमिक्स का ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ना कि ओनली रिसर्च फील्ड और एग्रीकल्चर, उसी के साथ साथ मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल और इंडस्ट्रियल बहुत सारे जीनोमिक्स के एप्लीकेशन। तो बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जीनोमिक्स का ये मेजर पार्ट या फिर जीनोमिक्स के अंदर, जीनोमिक्स सब्जेक्ट के अंदर किया गया है एक मेजर रिसर्च, ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस करना, ह्यूमन जीनोम को रिवेल करना। तो इसके अंदर ह्यूमन के एंटायर जीनोम को, मतलब हर एक सेल के, अपना सेल के अंदर का डीएनए, एंटायर 46 टू 46 क्रोमोसोम पूरे के पूरे सीक्वेंस करके उनके अंदर का जीन का लोकेशन, कौन सा जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, ये एंटायर इंफॉर्मेशन वहाँ पे रिवील किया गया। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 में और वो तकरीबन 10 साल तक चला और 2003 में कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस अपना रिवील हुआ। जीनोम सीक्वेंस, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करने का मेन पर्पस था कि एंटायर जीनोम का लोकेशन, जीन्स का लोकेशन हमें पता करना था। उसी के साथ साथ जो भी डिफॉर्मेशंस होते हैं या फिर डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट, ये ह्यूमन जीनोम में से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में से उसे ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी वगैरह के लिए बहुत सा इम्पोर्टेंट स्टडीज था। उसी के साथ साथ ह्यूमन जीन्स का पिछले एंसेस्टर से क्या रिलेशन है, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, या फिर इवोल्यूशनरी स्टडीज जिसे आप बोल सकते हैं, उसका भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बहुत सा ताल्लुक था कि कैसे डेवलपमेंट, कैसे इवोल्यूशन हुआ, वो भी हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चल सकता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर और एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलते चलते ही और एक सब्जेक्ट का वहाँ पे इनिशिएशन हुआ जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जो भी जीनोम सीक्वेंस अभी रिवेल हो रहा था उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज के फॉर्म में स्टोर करना, उसे इंफॉर्मेटिक्स के फॉर्म में स्टोर करना, और ये एक नया आईटी और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन, ऐसे एक नया लाइन स्टार्ट हुआ, वहां से एक नया सब्जेक्ट का इनिशिएशन हुआ जिसका नाम दिया गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करनी है तो ह्यूमन जीनोम को ब्रेक किया गया सेवरल पर्टिकुलर सेगमेंट्स को, और वो सेगमेंट्स को स्टोर करने के लिए, वो सेगमेंट्स को एक्सप्रेशन देखने के लिए और बाकी का स्टडीज देखने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग सेल्स का यूज किया गया, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया, यीस्ट, ड्रोसोफिला, एक फ्रूट फ्लाई जिसे हम बोल सकते हैं, राइस एक क्रॉप, उसके अंदर भी अपने ह्यूमन के जीन्स को स्टोर करके रखा गया था। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का सीक्वेंस या फिर जीनोम का यूज किया गया अपना जीन्स, अपने ह्यूमन के जीन्स को स्टोर करने के लिए और उनका इफेक्ट देखने के लिए। ऐसी ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मॉडल ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मेनली बैक्टीरिया के अंदर आता है ई कोलाई, यीस्ट के अंदर आता है सैक्रोमेसिस सेरेविसी। उसी के साथ साथ एनिमल्स को अगर देखा जाए तो उसके अंदर माउस या फिर गिनी पिग या फिर मंकी, चिंपांजी, इनका ये ऑर्गेनिज्म का अपने मेडिकल फील्ड में या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोमिक्स के साथ साथ उनका ये फील्ड में, फार्मा फील्ड में भी बहुत सारा यूज होता है। सो हर एक ह्यूमन के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आता है, फिर समझो कि एक हाथ मेडिसिन हो या फिर कोई प्रोडक्ट हो जो कि हेल्थ रिलेटेड हो, तो वो सबसे पहले ये ऑर्गेनिजम्स के ऊपर टेस्ट होता है। टेस्ट का सीक्वेंस ही ऐसा होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया एंड जैसे जैसे बैक्टीरिया से आगे बढ़ते तो ह्यूमंस के कैरेक्टर के सिमिलर कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए, मतलब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया के ऊपर, फिर यीस्ट के ऊपर, उसके बाद गिनी पिग या फिर माइस के ऊपर, उसके बाद चिंपैंजी या फिर मंकी के ऊपर और डायरेक्टली ऑन ह्यूमंस। सो ये चेन सीक्वेंस, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट क्रॉस करने के बाद ही कोई भी ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो पाता है या फिर मार्केट के अंदर उसका सेलिंग चालू होता है। इसके ये टेस्टिंग के सिवा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आ नहीं सकता या फिर कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया जा सकता। उसका टेस्टिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यही जीनोमिक्स सब्जेक्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन या फिर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल आता है जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मोस्टली क्रिमिनल केसेस के अंदर या फिर जो हम लोग सीआईडी के अंदर देखते हैं
कि डॉक्टर सालुंके वगैरह डीएनए मैच करके देखना, या फिर क्रिमिनल का डीएनए और जो भी जो सबूत मिला है उसका डीएनए मैच करके देखना। तो ऐसे जो वर्क्स है फॉरेंसिक लैब वाले, वो उसके अंदर का एक कॉमन प्रोसेस जिसे बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली किसी डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ कंपेयर करने का प्रोसेस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डीएनए आइडेंटिफिकेशन मेथड, कि जिसके अंदर अननोन डीएनए को नोन डीएनए के साथ मैच करके देखा जाता है कि वो सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का, मतलब अगर ह्यूमन का भी अगर एग्जांपल है, तो अपने सराउंडिंग वाले हर एक ह्यूमन का डीएनए के अंदर मतलब 99.9% तो सिमिलर पार्ट रहेगा, लेकिन 1.1% ऐसा पार्ट रहता है कि वो इंडिविजुअली स्पेसिफिक रहता है। मेरा डीएनए दूसरे से कहीं से मैच नहीं होगा, वो सिर्फ मेरे ही डीएनए से मैच होगा। सो इसी कंसेप्ट का यूज करके पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर्टिकुलर पर्सन को जानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस का यूज होता है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर सेवरल प्रोसेसेस होते हैं, सेवरल प्रैक्टिकल्स होते हैं। सो प्रोसेसेस कौन से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड वन इज डाइजेशन और रेस्ट्रिक्शन, थर्ड वन इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद में साउदर्न प्लॉटिंग, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, हाइब्रिडाइजेशन एंड लास्ट वन इज फोटोग्राफी। सो एक एक करके देखते हैं हम लोग कि प्रोसेस में क्या क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मींस व्हाट, कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। प्रोकैरियोट का बात करेंगे तो भी फिर सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए। सो वो डीएनए को सेफली वो सेल से सेपरेट करना विदाउट डैमेजिंग, ये बोलने को इजी है लेकिन करने में बहुत ही डिफिकल्ट प्रैक्टिकल है। सो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के अंदर सेल को सेल डेब्रिस से बाहर डीएनए को आइसोलेट करना, सेपरेट करना और सिर्फ डीएनए का सस्पेंशन क्रिएट करना, जिसके अंदर बाकी कोई भी इंप्यूरिटीज ना हो, ओनली डीएनए एग्जिस्ट हो। सो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के अंदर डीएनए को सेल से बाहर निकालते हैं। अभी सेल से बाहर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा। यूकैरियोट हो तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ सेल के डेब्रिस मतलब कि जो ब्रेक डाउन हुए प्रोडक्ट्स और बाकी ऑर्गेनेल्स को डीएनए से अलग करना पड़ेगा। सो इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, हम लोग टू बी मोर स्पेसिफिक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है, जिसके अंदर सेल सस्पेंशन को, जो जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिक्स किए, तो वो सेल सस्पेंशन को 10,000 to 12,000 आरपीएम तक रोटेशन स्पीड पे घुमाया जाता है, जिससे कि सेल का डीएनए और सेल डेब्रिस दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ऑब्वियसली सेल डेब्रिस का मास या फिर वेट डीएनए से बहुत ही ज्यादा होने के कारण वो पूरे सेटल डाउन हो जाते हैं उसके बॉटम पे, और उसके टॉप लेवल पे या फिर टॉप सस्पेंशन के अंदर डीएनए अपना प्रेजेंट होता है। सो इस तरह से आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस, जिसे बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में VNTRs। सो इसका मतलब क्या है कि एंटायर जीनोम सीक्वेंस के अंदर, एंटायर जीन के अंदर ऐसे सीक्वेंसेस रहते हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, जो कि हर एंटायर डीएनए के अंदर मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो और उनका स्पेसिफिक लोकेशन ऐसा फिक्स नहीं रहता, हर एक इंडिविजुअल के अंदर उसका जो पोजीशन रहेगा वो अलग अलग रहेगा, मल्टीपल पोजीशंस के अंदर वो सिचुएटेड रहते हैं। समझो कि अगर ये डीएनए है एंटायर, तो उसके अंदर कहीं भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं। सो VNTRs को मैंने ब्लू कलर की लाइन में शो किया है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग यूज करेंगे तो वो VNTRs को ही कट करेगा, जिसके कारण बचा हुआ डीएनए फ्रैगमेंट्स में, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अभी अगर ये फ्रैगमेंट्स को देखा जाए तो फ्रैगमेंट्स का लेंथ, हर एक फ्रैगमेंट का लेंथ अलग अलग है ड्यू टू वो वेरिएबल VNTRs का लोकेशन। हर एक इंडिविजुअल का VNTR का लोकेशन अलग अलग होने की वजह से जो भी इंडिविजुअल का डीएनए हम लोग रेस्ट्रिक्शन करेंगे, उसका ये जो पैटर्न है वो हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का आइडेंटिफाई, खुद का अलग पैटर्न वो फॉर्म करेगा।
ये टेक्निक के बाद ये पैटर्न में अलग अलग साइजेस के डीएनए हमें मिल रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से सीक्वेंशियली अरेंज वीएनटीआरस को कट करने के बाद अगर हम लोग अपने डीएनए को देखेंगे और दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों के डीएनए के अंदर फ्रैगमेंट्स के साइज और नंबर अलग अलग मिलेंगे। जैसे कि समझो ये मेरे वीएनटीआरस ने कट किए हुए फ्रैगमेंट्स, कुछ छोटे कुछ बड़े, सो ये मेरे फ्रैगमेंट्स हैं। अगर इनको आपके फ्रैगमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके फ्रैगमेंट्स कुछ भी साइज के हो सकते हैं जो कि मेरे से डेफिनेटली डिफरेंट ही होंगे। और इसी कंपैरिजन में मैं और आप, ये हम दोनों के डीएनए डिफरेंट होते हैं। सो इनका ही यूज करके आगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में सेपरेशन करके उन्हें कंपेयर किया जाता है। So third process is gel electrophoresis. Gel electrophoresis, it is the process of separation of DNA fragments according to their molecular size or molecular weight by the help of electric impulses. अब इसका मतलब क्या है कि simply you can say DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू फॉस्फेट बैकबोन, DNA फ्रैगमेंट्स के ऊपर भी वो चार्ज रहेगा। अभी DNA का जितना बड़ा फ्रैगमेंट उतना उसका चार्ज ज्यादा, तो ये चार्ज के अकॉर्डिंग और उसी के साथ साथ मॉलिक्यूलर साइज मतलब फ्रैगमेंट का लेंथ, फ्रैगमेंट का साइज के हिसाब से इलेक्ट्रिक इंपल्स को यूज करके उन्हें सेपरेशन करना, उन्हें सेपरेट करना या फिर अरेंज करना, इसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बेसिकली उसके अंदर एगेरोस जेल यूज किया जाता है। अगर डीएनए का सेपरेशन होगा तो वो एगेरोस जेल यूज करेंगे। अगर डीएनए से स्मॉलर सब यूनिट लाइक एमआरएनए और आरएनए और या फिर प्रोटीन का सेपरेशन करना होगा तो उसमें PAGE मतलब पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज होता है। सो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सो एगेरोस अगेन इट इज अ जिलेटिन लाइक सब्सटेंस कि जो सॉलिडिफाई होता है। सो एगेरोस जेल ही यूज क्यों करते हैं, जिलेटिन यूज क्यों नहीं करते? तो एगेरोस का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि एगेरोस को जब भी सॉलिडिफिकेशन होता है तो उसके अंदर के जो पोर साइज रहते हैं वो डेफिनाइट रहते हैं। उनके पोर साइज हम एगेरोस के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। वो पोर साइज अपने फिक्स रखता है या फिर पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर वो पोर साइज को अपना कांस्टेंट रखता है। सो उसी का यूज करके हम लोग डीएनए का सेपरेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेल बनाया जाता है, जेल का स्टेज बनाया जाता है जिसके अंदर सैंपलिंग के लिए वेल्स रहते हैं जिन्हें वेल्स बोलते हैं। ये जेल के अंदर होल्स रहते हैं जिसके अंदर हम लोग ये जो रेस्ट्रिक्शन किए गए सस्पेंशन डीएनए का सस्पेंशन रहेगा उसको ये वेल्स के अंदर इंसर्ट करना होता है। सो डीएनए के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो ये वाले पोल पे पॉजिटिव चार्ज और ये वाले पोल पे नेगेटिव चार्ज और ये वाले पोल पे पॉजिटिव चार्ज। तो डीएनए जब भी ये वेल्स के अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे तो उसमें दिखेगा कि नेगेटिव रिपल्शन एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ये होता है। सो दैट्स व्हाई डीएनए के फ्रैगमेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। मूव करते टाइम पे कुछ डीएनए के फ्रैगमेंट्स बड़े होने की वजह से वो कम मूव हो पाता है और जो छोटे फ्रैगमेंट्स है वो इजीली पास आउट हो जाते हैं अप टू बॉटम। सो इस तरह से साइज के अकॉर्डिंग, चार्जेस के अकॉर्डिंग डीएनए के फ्रैगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। मतलब कि अगर हम लोग प्रोसेस स्टॉप करने के बाद देखेंगे तो बड़ा फ्रैगमेंट्स इधर रुकेगा, उससे छोटा इधर रुकेगा, उससे छोटा इधर। तो इस तरह से डीएनए के फ्रैगमेंट्स अभी उसके साइज के अकॉर्डिंग या फिर उसके चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए हैं। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। अगेन ये मेरे वाले फ्रैगमेंट्स थे जिसके अंदर मेरे वाले फ्रैगमेंट्स का साइज नोटेड था। अगर इसमें आपका सेगमेंट, आपके फ्रैगमेंट्स के, आपके डीएनए के रेस्ट्रिक्शन वाला सॉल्यूशन अगर उसमें इंसर्ट किए तो उसका सीक्वेंस में भी चेंज हो सकता है, तो उसके फ्रैगमेंट में भी ऐसे भी फाउंड हो सकते हैं। तो यानी कि हर एक इंडिविजुअल का डीएनए का सस्पेंशन या फिर जो भी हमें टेस्ट करना है तो उसका ये जो लाइनिंग पैटर्न रहेगा वो अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और जिसके मैचिंग से, कंपैरिजन से हम लोग मैच कर सकते हैं कि ये ए और बी इसका सिमिलर दिख रहा है और सी का टोटली डिफरेंट दिख रहा है। तो हम लोग इस तरह से डीएनए को मैच कर सकते हैं, डीएनए के सैंपल्स को मैच कर सकते हैं। तो जेल के अंदर सेपरेट हुए ये फ्रैगमेंट्स को हम लोग डायरेक्टली देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइज के अंदर है
और जो कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब अपने डायरेक्टली हम लोग उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो उसे ऑब्जर्व करने के लिए उन्हें फर्स्ट स्टेनिंग करना पड़ता है, डाइंग करना पड़ता है, और उसको डाई करने के लिए स्टेन यूज होता है वो ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। ये स्टेन से स्टेन करने के बाद उसको यूवी लाइट के अंदर हम लोग डायरेक्टली ऐसे बैंड्स के फॉर्म में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद उसको जेल को डायरेक्टली स्टेनिंग के लिए रख देते हैं। स्टेनिंग के बाद ही उसको ऑब्जर्वेशन हो पाता है। अभी यह ऑब्जर्वेशन जेल के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, तो वो स्टोर करने के लिए फोटोग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आगे के प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि साउदर्न ब्लॉटिंग, सिलेक्शन ऑफ DNA प्रोब एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड फोटोग्राफी। अभी इसके अंदर बेसिकली होना ये है कि जो बैंड्स अपने जेल के अंदर ये लोकेशन में हमें मिले, तो उनको फोटोग्राफ के फॉर्म में, शीट के फॉर्म में स्टोर करना है। तो ये बैंड्स को वो फिल्म के ऊपर ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसके लिए साउदर्न ब्लॉटिंग, DNA के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग, RNA के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। सो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए आगे के प्रोसेसेस होते हैं। अगर आपको वो स्टोर नहीं करना, तो डायरेक्टली हम लोग ETBR स्टेनिंग करके DNA को ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रोब्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, DNA के स्ट्रैंड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगर उसको स्टोर करना है, तो डायरेक्टली जेल को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्रैजाइल है, ब्रेक हो जाएगा और आपके रिजल्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो उसको स्टोर करने के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग का मेथड यूज किया जाता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। नाइट्रोसेल्युलोज पेपर अगेन एक टाइप ऑफ पेपर है, जो कि जिसके ऊपर DNA जो बैंड सेपरेट हुए थे, फ्रैगमेंट सेपरेट हुए थे, वो अटैच हो जाते हैं। तो मेथड ऐसा है कि एक ट्रे दिया जाता है, उसके अंदर एक स्टेज प्रिपेयर किया जाता है, जिसके ऊपर अपना जेल, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो चुका था, वो जेल को रख लिया जाता है। जेल के एग्जैक्ट ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज पेपर को रख दिया जाता है और उसके ऊपर हेवी वेट रख दिया जाता है, जिसके कारण जेल के अंदर के DNA फ्रैगमेंट्स नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर मूव कर जाते हैं। और अभी ये नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर एग्जैक्टली वही सीक्वेंस के फॉर्म में DNA के फ्रैगमेंट्स हमें देख सकते हैं, हम लोग उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। अभी वो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर को प्रोसेस होने के बाद कम से कम 30-40 मिनट तक ऐसे रख दिया जाता है। उसके बाद एक प्रोब सिलेक्ट किया जाता है, जो कि DNA, जो सिलेक्टेड DNA उसको अटैच हो सके या फिर बाइंड हो सके, और जिसकी मदद से हम लोग उसे विजुअलाइज कर सके। सो साउदर्न ब्लॉटिंग में नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर अभी वो बैंड्स या फिर फ्रैगमेंट्स आ गए हैं। तो साउदर्न ब्लॉटिंग के बाद उन्हें विजुअलाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल DNA के प्रोब्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, कि DNA को अटैच होने वाले, DNA को बाइंड कर सकने वाले प्रोब्स या फिर केमिकल इंडिकेटर्स या फिर रेडियोएक्टिव इंडिकेटर्स को DNA के साथ बाइंडिंग के लिए नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर अटैच किया जाता है, और प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो सिलेक्शन ऑफ प्रोब मींस वो एजेंट को सिलेक्ट करना जिसे हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड, डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे। सो प्रोब सिलेक्ट करने के बाद उसे नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर बाइंड किया जाता है या फिर अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करते ही प्रोब्स और DNA जहाँ पे फ्रैगमेंट्स है, तो समझो अभी नाइट्रोसेल्युलोज पेपर हमने प्रोसेस में से निकाला, तो वो पूरा कंप्लीटली ब्लैंक रहता है। और जब भी सिलेक्शन ऑफ प्रोब, मतलब प्रोब सिलेक्शन किया गया, उसके बाद अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन और फोटोग्राफी के बाद वो हमें बैंड्स वहां पे नजर आने लगते हैं। तो प्रोब्स वो DNA को बाइंड करते हैं, जहां जहां पे DNA वहां बाइंड हुआ है वहां पे जाके बाइंड करते हैं, और बचे हुए DNA प्रोब्स को वॉश आउट किया जाता है प्रोसेस के बाद, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद, और उन्हें अंडर यूवी लाइट और या फिर स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, या मतलब जिस तरह से प्रोब सिलेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग उनका विजुअलाइजेशन होगा। मतलब कि अगर रेडियोएक्टिव प्रोब सिलेक्ट किया तो यूवी लाइट के अंदर हम लोग उसे देख सकते हैं। एंटीबॉडीज, एंटीजन रिएक्शन के लिए प्रोब सिलेक्ट किया तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पीपीटी के फॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग उसे देख सकते हैं। सो अलग अलग प्रोब्स को यूज करके जो DNA के फ्रैगमेंट्स हम लोग हमें जेल के अंदर मिले थे, वो हम लोग अभी नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर देख सकते हैं। तो अभी इसका फोटोग्राफ या फिर फोटोग्राफ के फॉर्म में नाइट्रोसेल्युलोज पेपर का ये
पर्टिकुलर सेगमेंट को सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। प्रोसेस को एक बार और अच्छी तरह से समझ के लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके अंदर डीएनए को आइडेंटिफाई या फिर पर्सनली डीएनए को पहचानना, जिसे हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हर एक का फिंगरप्रिंट जैसे डिफरेंट होता है, वैसे ही उसका डीएनए भी इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। तो वही डीएनए को आइडेंटिफाई करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर ये 5 और 6 प्रोसेसेस आते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए बेसिकली सेल के अंदर से डीएनए को बाहर निकालना। उसके लिए सेल को ब्रेक करना पड़ता है और सेल डेब्रिस, सेल ऑर्गेनेल्स और डीएनए इनको सेपरेट करना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है, जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज होता है। नेक्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्शन और डाइजेशन। इसके अंदर अभी VNTRs को समझना पड़ेगा कि वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट्स रहते हैं, छोटे छोटे सीक्वेंसेस रहते हैं, जो कि हर एक इंडिविजुअल के डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनका लोकेशन डिफाइन नहीं रहता, लेकिन हर एक के अंदर उनका लोकेशन डिफरेंट रहता है। तो अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वही लोकेशन के ऊपर, वही VNTR के ऊपर कटिंग करता है और उसके कारण डीएनए के फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं, जिनका साइज हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। इसी फ्रैगमेंट्स को, इन्हीं फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है बाय द मेथड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज यूज करके डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए उनका डीएनए का साइज, मतलब डीएनए फ्रैगमेंट्स का साइज, डीएनए के ऊपर का चार्ज, ये सब बातों को ध्यान में रख के उनको या फिर ये सब बातों को यूज करके उनको सेपरेट किया जाता है। सॉर्डन ब्लॉटिंग के अंदर जेल के अंदर जो फ्रैगमेंट सेपरेट हुए उनको नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कि डायग्राम में हमने देखा। सो नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर अभी ट्रांसफर हुए, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते। सो विजुअलाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पर्टिकुलर प्रोब, डीएनए प्रोब को वहां पे अप्लाई करना होता है। सो सिलेक्शन ऑफ प्रोब, मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रोब हम लोग सिलेक्ट करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर डीएनए प्रोब और नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण डीएनए प्रोब और डीएनए फ्रैगमेंट्स के अंदर बाइंडिंग होती है। बाकी के बचे प्रोब्स को वॉश आउट किया जाता है। अभी प्रोब्स वहीं पे बाइंड होते हैं जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद उन्हें विजुअलाइजेशन के लिए फोटोग्राफी या फिर विजुअलाइज किया जाता है अंडर यूवी लाइट वगैरह। सो विजुअलाइजेशन के बाद हमें इस तरह से डायग्राम के फॉर्म में बैंड्स नजर आते हैं। अभी इनको कंपेयर करने के लिए एक पॉइंट रह गया कि कंपेयर करने के लिए लैडर या फिर स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स यूज करते हैं। मतलब कि हम लोग समझो कि एक जगह पे कुछ सबूत मिले या फिर कहीं पे डीएनए के सैंपल्स मिले और वो सैंपल्स को क्रिमिनल के सैंपल्स के साथ मैच करना, तो वो सैंपल्स को एक साइड में रखा जाता है और जितने भी डाउटफुल पर्सन है उनको सैंपल्स के साथ, स्टैंडर्ड सैंपल के साथ कंपेयर किया जाता है। अभी आप लोग ही डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्रिमिनल कौन है या फिर ये डीएनए कौन किसका होगा। तो ए वाला कॉलम और सी वाला कॉलम, इनके अंदर मोस्ट ऑफ सिमिलरिटीज दिख रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कि ए वाले डीएनए सी वाले पर्सन का ही होगा। सो फोटोग्राफी के बाद वो हमें डायरेक्टली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और उसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये मेथड का यूज कैसे करेंगे या फिर ये मेथड हमें कहाँ पे यूज हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि सीआईडी के अंदर जैसे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सैंपल्स मिला है और उसको क्रिमिनल के सैंपल के साथ मैच करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होता है। उसी के साथ साथ कभी कभी मैटरनिटी और पैटर्निटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि किसी गुमनाम बच्चे या फिर किसी का छोटे बच्चे का डीएनए अगर मिला और उसके माता पिता को ढूंढना है, तो उसके लिए भी कोर्ट कचहरी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड का बेस लिया जाता है। डीएनए मैच करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेथड यूज किया जाता है। तो ऐसे मल्टीपल यूजेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। सो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को पढ़ा, बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा, इंटरेस्टिंग था। पर ये क्या एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जेनेटिक्स और या फिर जीनोमिक्स जो भी सब्जेक्ट है हमने देखे, इसके अंदर टॉपिक्स देखे,
जो जितने इजी लगते हैं या फिर जितने हमें पढ़ने में इजी लगते हैं वो प्रैक्टिकल के अंदर उतने ही डिफिकल्ट है। हर ये स्टडीज मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडीज हम लोग अगर देखने जाएंगे तो ये कोई टेस्ट ट्यूब या फिर बड़े बीकर में नहीं होता, ये एक पॉइंट ऑफ ड्रॉप के अंदर या फिर एक छोटे से माइक्रो ml के फॉर्म में छोटे क्वांटिटी के अंदर ये पूरे प्रोसेसेस होते हैं।